लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, मैं आनंद दुबे लाया हूँ आपके लिए आज आपका वन शॉट रिवीजन वीडियो। किसका दोस्तों? कक्षा 10 का पाठ 4, जिसका नाम है कार्बनिक तथा उसके यौगिक। दोस्तों, आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और एक वीडियो के अंदर सारा चैप्टर खत्म करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अगर बोर्ड एग्जाम की है करनी तैयारी तो अब की बारी स्वैक से तैयारी। स्वैक में साइंस पॉइंट दिलाएगा आपको 90+ बेहतरीन अंदाज से। दोस्तों, अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, वो चाहे कहीं पर भी करनी पड़े, चाहे हमारे चैनल से या किसी और चैनल से। तो अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए। हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना हम ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात आता है कार्बनिक तथा यौगिक। अगर हम किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हमें चैप्टर के नाम के बारे में पता होना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, कि हमें चैप्टर का नाम पता हो, यानी हमें चैप्टर के नाम के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले सोचिए, कार्बनिक आखिर आज हम कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ना तो हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, हाइड्रोजन भी पढ़ना चाहिए, लेकिन कक्षा 10 में इसके लिए ही एक पर्टिकुलर चैप्टर दिया क्यों है? कारण तो जानना चाहिए कि क्या कारण है कि हमें कार्बनिक यौगिक ही पढ़ाया जा रहा है। वास्तव में अगर हम बात करें तो हमारे वायुमंडल के अंदर 21% ऑक्सीजन है। सोचने वाली बात है, 78% नाइट्रोजन है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें कार्बन का ही चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है? सोचो। देखो, बात ऐसा है भाई कि सबसे पहले ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बाद सबसे जो तीसरा महत्वपूर्ण पदार्थ है वो आता है हमारा कार्बन। ठीक, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ज़्यादा ये इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर के अंदर या हर पादप के शरीर के अंदर ये मिलता भी है, इसलिए ज़रूरी भी है। अब देखते हैं इसको बताया क्यों जाता है अलग से। क्योंकि दोस्तों देखिए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में तो हम बहुत अध्ययन करेंगे, लेकिन कार्बन बहुत ही सहसंयोजी आबंध बनाने वाला एक भयंकर पदार्थ है, इसलिए आज हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, हमारा पहला ही हमने लिख रखा है कि कार्बन यानी लैटिन शब्द कार्बो से मिलकर बना है। तो जो कार्बन नामक वर्ड आया हुआ है दोस्तों, वो लैटिनी भाषा के कार्बो नामक शब्द से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कार्बो नामक शब्द से बना हुआ है। और ये इसका अर्थ होता है कोयला। इसका अर्थ होता है कोयला। तो कोयला इसका अर्थ होता है। ठीक, अब बना है ये किससे? लैटिन भाषा के कार्बो नामक वर्ड से। ठीक दोस्तों, अब देखिए, भूपर्पटी पर 0.02% इसकी उपलब्धता है, यानी धरती पर हमें ये कितना मिलता है दोस्तों? ये मिलता है 0.02%। परंतु दोस्तों, ये वायुमंडल में हमें मिलता है 0.03%। इतनी इसकी मात्रा है हमारे पृथ्वी वायुमंडल पर, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, जो हमारा वायुमंडल है उसमें हमारा 78% हमें नाइट्रोजन मिल जाता है और ऑक्सीजन कितना मिल जाता है दोस्तों? 21%। ऑक्सीजन 21% और 1% हमें अदर गैसेज मिलती हैं। क्या मिलती हैं दोस्तों? अदर गैसेज हमें मिलती हैं। और उसी के अंदर 0.003% हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है दोस्तों कार्बन। हमें क्या मिल जाता है? कार्बन। तो इसका महत्व भी कुछ बेहतर ही है, इसी वजह से इसे पढ़ाया जा रहा है। ठीक दोस्तों, अब चलिए देखते हैं कार्बन में सहसंयोजी आबंध क्या होता है। क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है कार्बन के बारे में पढ़ना, तो हम यहाँ पे कार्बन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कार्बन में सहसंयोजी आबंध क्या होता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि देखिए, सबसे पहले बात हमें कार्बन में सहसंयोजी आबंध। तो कार्बन तो हम जान गए कि भाई एक पदार्थ है जो कि पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे है। कितने नंबर पे है दोस्तों? 6 नंबर पे। अगर कोई पदार्थ 6 नंबर पे है तो इसका अर्थ ये होता है कि उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 प्रोटॉन हैं, और प्रोटॉनों की संख्या से ही इसका परमाणु क्रमांक भी नापा जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उसके अंदर वही हमारा एटॉमिक नंबर भी हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन तो आधे जाते हैं लेकिन प्रोटॉन स्थिर रहता है, इस वजह से प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं दोस्तों। ठीक, अब चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सहसंयोजी आबंध क्या होता है? तो वह आबंध जो समान परमाणुओं या भिन्न परमाणुओं के साझा करने से बनता है उसे हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो आबंध देखिए दोस्तों, एक आयनिक बॉन्ड भी होता है, आयनिक बंध, जिसे हम आयनिक बंध के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि आयनिक बंध क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एक बंध आपने सहसंयोजी के बारे में देख लिया, एक आयनिक बंध भी होता है। अब आयनिक बंध कैसा होता है? तो देखो मैं समझाता हूँ। होता क्या है
कि जैसे मान लेते हैं NaCl, इसमें हमारा आयनिक बॉन्ड लगा हुआ है। कैसा लगा हुआ है? यहाँ पे हमारा आयनिक बॉन्ड लगा हुआ है। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है अगर इसके हम समझना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले हमें आना चाहिए क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर ये आपको आता है दोस्तों, तो आपका बहुत चीज़ आसान हो जाता है। अब ये दो प्रकार के हैं, एक आपका SPDF से बताया होगा, एक बोरबरी के रूल से बताया गया होगा, कोई भी आता हो आपको। तो अगर हम देखते हैं तो Na का जो होता है, ये अगर सोडियम जो होता है हमारा 11 नंबर पे होता है, अगर इसको हम भरेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, इस तरीके से देखिए 2p6 और 3s2 3p6, इस तरीके से चलता है ना। तो देखिए 11 बार करना है हमें, तो ये देखिए ये 2 2 4, ये 10 और ये आपका ये वाला हो जाता है 11। ये क्या हो जाता है? 11। और यहाँ पे जब हम Cl को देखते हैं तो Cl हमारा 17 पे है, और Cl का क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ये हो जाता है 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ये ज़्यादा है और यहाँ पर इसके पास एक कम है। यहाँ पे 6 होना चाहिए और इसके पास यहाँ पे अगर 1 ना हो तो हमारा ये अष्टक, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो ये अपना एक इसको दे देता है। इसमें क्या होता है? देना हो जाता है। यानी जब आयनिक बंध जहाँ पे बनता है वहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि एक आयन का आदान प्रदान हो जाता है, एक आयन का आदान हो जाता है, या एक आयन सोडियम देकर मुक्त हो जाता है। और सोडियम क्या हो जाता है? यहाँ पे सोडियम एक प्लस चार्ज ले लेता है, एक प्लस चार्ज ले लेता है, और क्लोरीन के पास एक माइनस चार्ज हो जाता है। तो इस प्रकार का जो बंध बनता है उसे हम आयनिक बंध कहते हैं। लेकिन अगर इसी की तुलना में अगर हम बात करें कि संयोजी बंध क्या होता है, संयोजी बंध क्या होता है, तो सहसंयोजी बंध इसके विपरीत होता है। सहसंयोजी बंध में क्या होता है कि अगर ये कहे, अगर ये सोडियम ये कहता कि एक काम करो कि तुम भी मुझे एक दे दो और मैं भी तुम्हें एक दे देता हूँ, यानी सोडियम कहता कि लो भाई तुम भी एक मुझे दे दो और मैं भी तुम्हें एक दे देता हूँ, इन दोनों को ले, मतलब ये इसके पास भी होता और ये इसके पास भी होता, इस तरीके का होता। अगर ऐसा बॉन्ड बनाता ये, तब जाके ऐसा संयोजी बंध होता। तो कार्बन तो ऐसा ही बंध बनाता है। कैसे बनाता है चलिए अभी हम समझ लेते हैं। तो एक दो आयनों का आना जाना आसान हो सकता है, लेकिन जब आयन ज़्यादा हो जाते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो क्यों कार्बन बनाता है, क्यों कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है, इसको हम आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। तो कार्बन कितने नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में? 6 नंबर पे। अर्थात इसका जो होता है वो बोरबरी रूल से 2 और 4 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखता है ये, यानी इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितने का है? 2,4 का। ठीक दोस्तों, ये 2,4 का होता है। तो रीजन हम बात कर लेते हैं कि क्या रीजन है। रीजन क्या है कि ये आयनिक बंध ना बनाकर, रीजन क्या है कि ये आयनिक बंध ना बनाकर ये कौन सा बंध बनाने का प्रयास करता है? सहसंयोजी बंध बनाने का प्रयास करता है। कारण क्या है? तो इसका पहला कारण आता है दोस्तों, देखिए क्या, कि यह 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, यह 4 इलेक्ट्रॉन देकर, हो सकता है कि कार्बन का मान लेते हैं जैसे C और कार्बन का लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p2। तो हो सकता है कि ये 4 आयन देखे, जैसे कि अगर आप इसका देखें 2,4, तो हो सकता है कि ये 4 आयन अपने दे दे, कह ले जाओ भाई दो, ये आपका K कक्षा का है, ये आपका L कक्षा का है। तो ये कह सकता है कि एक काम करो, आप 4 देकर ये क्या कर सकता है, यहाँ पर किसी +4 आयन बना सकता है, लेकिन एक कमी हो जाएगी। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन तो दे दिया लेकिन प्रोटॉन तो दिया नहीं है, प्रोटॉन तो उसके अंदर है, यानी प्रोटॉन तो भी इसके अंदर है ना भाई, प्रोटॉन अंदर है। तो इस वजह से देखिए यह 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर C4+ बना सकता है, परंतु 6 प्रोटॉन वाले नाभिक, इसके अंदर जो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक होंगे उनको 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी दोस्तों। ये तो पहला रीजन हो गया। दूसरे रीजन में देखते हैं क्या हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4- ऋणायन बना सकता है, परंतु एक कारण हो जाता है कि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को 4 एक्स्ट्रा धारण करने में दिक्कत यानी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यानी 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेकर उसे जो है 10 इलेक्ट्रॉन का जो परमाणु है उसको बनाने में तकलीफ होगी कि उसको दोस्तों 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को, तो नाभिक जरूरी होता है। और याद रखिएगा हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके पास अपना न्यूक्लियस नाभिक नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान देने योग्य बात है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल की, सम एग्जाम्पल ऑफ तो देख लेते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, हम सब एग्जाम्पल ऑफ
सहसंयोजक बंधन को क्या कहते हैं हम लोग? कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो सम एग्जांपल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब देख लेते हैं कुछ कोवलेंट बॉन्ड के उदाहरण। देखिए दोस्तों, कोवलेंट बॉन्ड के उदाहरण क्या होते हैं? तो पहला हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को रखा हुआ है कि हम हाइड्रोजन को दिखाएंगे कि हाइड्रोजन के बारे में। ठीक दोस्तों, तो पहले हम इधर कुछ जो है अफाई सफाई कर लें, ये फालतू का चीज। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन H2 का निर्माण कैसे किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, H का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक, H का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। और हाइड्रोजन की कुछ मैं विशेषताओं की बात कर लेता हूँ। एक तो होता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम कुछ बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है दोस्तों, वो किसी के साथ भी कहीं पर भी जुड़ जाता है। तो पहली बात तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन एक आवारा तत्व है। कुछ इसके बारे में बात आपको याद कर लेनी चाहिए। हाइड्रोजन धातु भी है, अधातु भी है, इसके साथ साथ ये गैस भी है। हाइड्रोजन कहाँ मिलता है दोस्तों? तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन हीलियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल बहुत जगहों पे होता है और हाइड्रोजन एक आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा मैंने बता दिया। अभी भी पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान नहीं घोषित किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि हाइड्रोजन के पास खुद का नाभिक नहीं होता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखने योग्य है। अब खुद आ जाते हैं और बात कर लेते हैं इसके कुछ हम अणु के बारे में, कैसे इसका अणु बनता है। तो हाइड्रोजन यानी H2 का अणु कैसे बनता है? तो देखिए दोस्तों, H का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1, जिसके कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाता है? केवल 1। लेकिन कम से कम K वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने अनिवार्य हैं। तो इसके पास अभी कितना कम है? 1 कम है। 1 कम है, 1 कम है कि नहीं कम है दोस्तों? तो दोस्तों देखो, मैंने इस बैंगल नहीं है दोस्तों, ये चूल्हे का इस्तेमाल यहीं पर मैंने करने के लिए इसको पहन रखा है। तो देखिए, ऐसे ही स्थानों पर होता क्या है दोस्तों कि मान लेते हैं यहाँ पर दो हाइड्रोजन के गोले हैं। 2 हाइड्रोजन के गोले हैं। अब ये बता रहा है लास्ट में कि इसके पास केवल एक ही दोस्तों क्या बचा हुआ है? एक के पास इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों एक दूसरे को दे देंगे तो ये लोग तो खराब हो जाएंगे, ये तो भाई भिखारी हो जाएंगे। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देता है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये दोनों अपने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दे देते हैं। देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर देकर देखिए क्या करते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये कहता है कि भाई एक काम कर, तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं तेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं एक तेरा इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ। इस तरीके से इन दोनों के पास क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाते हैं। तो इनके बाहरी कक्षा में देखिए इस समय कितने हो गए, इस H वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस वाले H के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार से जो ये है, हम इसे कह सकते हैं ये साझित इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? ये साझित इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो है वो साझित इलेक्ट्रॉन है और इस प्रकार से H2 बनता है। इस प्रकार से H2 बनता है। यानी हाइड्रोजन का एक अणु ये दे तो सकता नहीं कि भाई आप लेके जाओ मजे करो। तो ये क्या कहता है कि हम अपना दे रहे हैं और आप अपना दे दीजिए, दोनों जब हमको काम लगेगा हम यूज कर लेंगे, जब आपको काम लगेगा आप यूज कर लीजिएगा। अलग होना होगा तो आप अपना लेकर अलग हो जाइएगा, हम अपना लेकर अलग हो जाएंगे, दोनों लोगों का काम हो जाएगा। तो इस तरीके से सहसंयोजी आबंध बनता है हाइड्रोजन के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि क्लोरीन के अंदर कैसे बनता है। तो देखिए दोस्तों, क्लोरीन जो कि आता है हमारा 17 नंबर तत्व, जो हमारा क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2, 8 और 7, यानी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थ यही है दोस्तों कि इसके जो बाहर है, यानी जो इसका परमाणु होता है, जो इसका परमाणु होगा क्लोरीन का, उसके पास कितने होंगे दोस्तों? उसके पास कुल 7, उसके पास बाहरी कक्षा में कितने होंगे दोस्तों? 7 होते हैं। बाहरी कक्षा में कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस बात को समझिए। तो इस तरीके से जितने क्लोरीन होंगे उनके बाहरी कक्षा में कितना होगा दोस्तों? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। और ये चाहता है कि यहाँ पर हमारे पास 8 हो जाए, ये चाहता है कि हमारे पास यहाँ पर 8 हो जाए। ठीक, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि ये अपना एक दे देगा और ये जो है फिर 6 बन जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। ये भी 8 बनना चाहता है, ये भी 8 बनना चाहता है। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एक काम करो, तुम मेरा एक ले लो। तो ये अपना एक बीच में उतार देते हैं, ये अपना एक बीच में उतार देता है। ठीक, चलिए थोड़ा और इधर बना लेते हैं जिससे कि दिक्कत ना हो। तो ये अपना एक यहाँ पर दे देगा और इस तरफ से ये अपना एक यहाँ पे दे देगा। ठीक, और उसके बाद ये इसका हो जाता है, देखिए ये इसके पास हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से इसके पास हो गया। और सेम इसके अपर साइड, सेम इसके उस साइड, सेम उसके उस साइड भी, इसके पास भी देखिए दोस्तों, अब ये इसके पास भी
ऐसे हो जाता है। यानी अब देखिए अगर गिनिएगा तो इसके लास्ट वाले में 8 8 सबके पास हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके पास भी सेम वही हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से क्लोरीन का भी बन जाता है। बात आया समझ में? अब देखिए ये आपका ये वाला हो गया। अब देख लेते हैं H2O का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, अब H2O के निर्माण में क्या होता है, तो सबसे पहले हम जो है 3 अपने रिंग बना लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले 3 रिंग बना लेते हैं जो कि ज़रूरी है। तो देख लेते हैं दोस्तों, देखिए तो इसमें से 2 H के होंगे और 1 O का होगा। क्लियर है? 2 H के होंगे, 1 O का होगा। तो ये हम इसको भी H का बना देते हैं, इसको भी H का बना देते हैं और O का इसको बना देते हैं। ठीक, अब O का होता है दोस्तों कितना, अब आप खुद बताइए। H का तो मान लीजिए बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता था, लेकिन O का कितना होगा, तो पहले तो O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो 2,6 और चाहिए कितना, 8 चाहिए। इसको बाहरी वाली कक्षा में 8 चाहिए। तो यहाँ पे ये बना लेता है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6। इसके बाहरी कक्षा में कितने हैं दोस्तों, 6 हैं। और इन लोगों के पास क्या है, इन लोग तो बेचारे भिखारी एक एक लेके घूम रहे हैं। ये लोग तो एक एक अपना लेके घूम रहे हैं। तो ये कहता है कि देखो 2 की तो मुझे ज़रूरत है और 1 1 की तुमको, तो एक काम करो, तुम मेरा एक ले लो, तुम मेरा एक ले लो, लेकिन अपने बदले में इसे दे दो। तो ये क्या कहते हैं, ठीक है चलो हो जाएगा। ये कहते हैं ठीक है चलिए हम तैयार हैं। ये कहते हैं हम तैयार हैं। तो कहता है जब आप तैयार हो तो हम भी तैयार हैं। तो ये क्या करता है, ये भी अपना 1 1 दे देता है, ये भी अपना 1 1 दे देता है। इस तरीके से ये ऐसे करके ये ऑक्सीजन इनके साथ कंपाउंड बनाने का प्रयास करता है। इस तरीके से इनके पास अपना कंपाउंड बनाने का प्रयास करता है। और ये हाइड्रोजन का हो गया, इधर इधर ये हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन बनाने का प्रयास करता है। अब ये तो रहा आपका डॉट संरचना, हम इसे डॉट संरचना कहते हैं। इसे एक तरीके से और डैश संरचना में हम बना सकते थे, यानी हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से। और जो हमने अभी क्लोरीन बनाया है तो क्लोरीन को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो हमने अभी ये हाइड्रोजन बनाया है हम इसको भी इस तरीके से डैश संरचना में लिख सकते हैं, जो कि बता देता है कि हाँ ये एक एक से जुड़ा हुआ है। सेम ऐसे ही देखिए नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, अगर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,5 आता है और हाइड्रोजन का 1 आता है। तो देखिए नाइट्रोजन का 2,5 आया। अब इसको चाहिए कितना दोस्तों, इसको चाहिए 3 और हाइड्रोजन के पास 1 1। तो सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नाइट्रोजन का एक अणु बना लिया जाए सबसे पहले। तो 1 2 3, ठीक दोस्तों, इस तरीके से। और ये लास्ट वाले में कितना है, इसके 5 होना कितना चाहिए, 8। और इस तरीके से क्या होता है कि हम हाइड्रोजन को लपेटेंगे। अब इसके लपेटे में हाइड्रोजन को लाना है और 3 हाइड्रोजन जब 3 हाइड्रोजन होगा तो उसके पास ऐसे 3 होंगे, ऐसे 3 होंगे। बात आ रहा है समझ में? तो देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे हम, अब बुद्धि लगाएंगे और कहेंगे नाइट्रोजन को कि चलो भाई अब इनके साथ आप कंपाउंड बना लो। तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन को एक तरफ से ऐसे पकड़ लेगा, नाइट्रोजन एक साइड से ऐसे पकड़ लेगा, दूसरी साइड से इसको ऐसे पकड़ लेगा। तो हम मान लेते हैं एक हाइड्रोजन इसको यहाँ से ऐसे पकड़ा है, एक हाइड्रोजन इसको यहाँ से ऐसे पकड़ा है, ठीक, और एक हाइड्रोजन हम मान लेते हैं यहाँ से इसको ऐसे पकड़ के रखा है, ठीक। अब नाइट्रोजनवा क्या करता है, नाइट्रोजनवा तो बहुत चतुर है, ये अपना 2 यहाँ पे ऐसे पकड़ के रखा है। और इस तरीके से अब ये लोग अपना पकड़ के रखे थे तो वो भी अपना पकड़ के रखेगा भाई। तो नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन यहाँ से लाएगा इनको घुमाते हुए और ये नाइट्रोजन बना लेता है इस प्रकार से अपना खुद का। तो इस तरीके से तो हम लिख भी सकते हैं। इसे डैश संरचना में कैसे लिख सकते हैं, तो डैश संरचना में हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि इसने ऐसे ऐसे करके बनाया है, इसीलिए हम इसे NH3 लिखते हैं दोस्तों। तो ये डैश संरचना रही, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम एक और, जो कि हमारा तीसरा नंबर यहाँ पे था, जिसे हमने थोड़ा सा बाद में करने का प्रयास किया। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब हमारे पास हमारा अगला हेडिंग है CH का निर्माण। तो ये देखिए CH का निर्माण यहाँ पे है, जो कि हमारा तीसरा नंबर था। तो हमने सोचा कि ये आपको महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने थोड़ा बाद में रखा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का जब हम बनाते हैं तो हम यहाँ से अब डैश संरचना बना सकते हैं। डॉट संरचना को लिखना कम ही आता है, तो आप डैश संरचना से ही काम चलाएंगे, क्योंकि वही हमारे काम में होता है।
तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये एक CH4 है, यानी कार्बन लिखना है और चारों तरफ इस तरीके से बना के हमें H इसको लगा देना है। ये बन गया हमारा का CH4 का अणु। बात आया समझ में, ये हमारे पास CH4 बन गया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है हमारे इस चैप्टर के अंदर। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं कार्बन के अपरूपों के बारे में, जो कि हमारी अगली हेडिंग है। तो रूप होता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है कि अपरूपता वह गुण है जिसमें तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। यानी अगर कार्बन एक से अधिक रूपों में पाया जाए तो उसे हम कहते हैं अपरूपता का गुण। सीधी सी बात। तो कार्बन के अपरूप किन्हें कहते हैं, तो देखिए पहला होता है हीरा, दूसरा हमने यहाँ पे लिख रखा है ग्रेफाइट। इसके अलावा बंकमिस्टर फुलेरीन और CNT-VNT जैसे कई हैं। अभी यहाँ के लिए हमने 2 लिखे हैं, हम इन दोनों को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि हीरा क्या होता है, तो हीरा देखिए एक रंगहीन पारदर्शी पदार्थ है। एक रंगहीन जिसके अंदर कोई रंग नहीं होता है, लेकिन उच्च अपवर्तनांक के कारण ये चमकदार होता है और यह काफ़ी देर तक चमकता रहता है। अगर एक प्रकाश की किरण इसके अंदर चली जाती है तो वो बार बार रिफ्लेक्शन होकर बहुत ज़्यादा चमक दिखाई देता है, इसलिए इसका जो अपवर्तनांक है वो काफ़ी उच्च होता है। ठीक, तो जो इसमें रिफ्लेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है, बहुत ही हाई लेवल का होता है, इसलिए बहुत चमकदार होता है। अब बात करते हैं तो ये काफ़ी कठोर होता है। याद रखिए दोस्तों, हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है और हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा हमारा दांत होता है, जो कि इसका फास्फोरस के इनेमल से बना हुआ होता है। ठीक दोस्तों, तो रंगहीन पारदर्शी पदार्थ है आपका हीरा। उसके बाद चमकीला, उच्च अपवर्तनांक के कारण ये बहुत तेजी से चमकता है। उसके बाद काफ़ी कठोर होता है। तो मैंने बता भी दिया प्राकृतिक रूप से यह सबसे कठोर पदार्थ है प्रकृति में पाए जाने वाला। और विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक भी होता है और इसका कारण होता है इसके इलेक्ट्रॉनों का मुक्त न होना। जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त नहीं होते हैं, अर्थात कार्बन चारों तरफ से बंद होता है, पैक्ड होता है। कार्बन चारों तरफ से पैक्ड बनाता है। जब ये अपना संरचना बना रहा होता है तो बार बार ये जो है एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, जैसा कि आपको चित्रों में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से ये बनाता है, इस वजह से ये करंट नहीं मार पाता है। अब बात कर लेते हैं संरचना के बारे में। तो कार्बन परमाणु एक बृहद अणु होता है। कार्बन परमाणुओं का एक बृहद अणु है। तो सीधी बात, हीरा क्या है दोस्तों कि कार्बन परमाणुओं का एक बृहद अणु है, मतलब बहुत बड़ा अणु है। और साथ में इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यानी इसका एक कार्बन परमाणु, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि यानी इसका एक कार्बन परमाणु अपने 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। फिर देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि सहसंयोजक आबंध के कारण त्रिविम जालक व्यवस्था होती है। तो जो इसमें 2D 1D नहीं होता है, इसमें 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो यह सहसंयोजक आबंध के कारण त्रिविम जालक संरचना बनाता है, जिसके कारण यह कठोर होता है। तो ये इसका जो त्रिविम जालक संरचना है इसको कठोर बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी इसके कठोर होने के लिए क्या होता है दोस्तों, इसके कठोर होने के लिए जो एस्टेब्लिश रीजन होता है वो इसका 3D यानी त्रिविम जालक संरचना होती है। बात इतना समझ में आया। हीरे के लिए आप जो है संरचना में इतना लिख देंगे दोस्तों तो आप पास होंगे, बिल्कुल पास होंगे दोस्तों। एकदम शॉर्ट रिवीजन वीडियो इसीलिए लेके आए हैं कि आप एकदम अच्छे से पढ़ाई कर सके। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे उपयोग में हमें क्या लिखना चाहिए। हमें लिखना चाहिए मार्बल ग्रेनाइट। क्या लिखना चाहिए, मार्बल ग्रेनाइट। यानी जो हमारे मार्बल बनते हैं वो हीरे के बनते हैं और ग्रेनाइट भी बनता है। ठीक, तो हीरे से ग्रेनाइट भी बनता है। साथ ही साथ ग्लास को काटने वाले चाकू में करते हैं इसका इस्तेमाल। उपयोग के अंदर आप देखिए क्या लिख देंगे भैया, उपयोग तो इसका कहाँ पे किया जाता है, ग्लास को काटने वाले चाकू के रूप में भी किया जाता है। यानी जो शीशे को काटने के लिए जो इसका चाकू बनाते हैं, ग्लास अच्छे क्वालिटी के ग्लास काटने के लिए हीरे का चाकू बनाया जाता है, जिससे कि वो आसानी से काटा जा सकता है। बात जितना समझ में आया। साथ ही इसके आभूषण बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आभूषण बनाने में तो इसका बेहद भयंकर रूप से इस्तेमाल किया जाता है। हीरे का जितना भी ज्वेलरी है वो बहुत चौचक और बहुत जल्दी बिकने के कार्य में भी आता है दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। ये बस सोचिए कि सर रट्टा मार के है ना भैया, ना। आपको पढ़ाकर जल्द से जल्द कम से कम समय में ख़त्म करना है, इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक, वरना अगर स्लो मोशन वीडियो होता तो स्लो मोशन में भी बताता। यहाँ पे टाइम कम है और हमें पढ़ाना ज़्यादा है बच्चे, इसलिए हम ऐसा करते हुए चल रहे हैं। दूसरा देखते हैं यहाँ भूरा का। देखिए अब यहाँ पे आ जाता है हमारा
ग्रेफाइट। अब दूसरा रूप आ जाता है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन से ही बना है। कॉमन तौर पे हम कहें कि ग्रेफाइट क्या है, तो याद रखिएगा कि ग्रेफाइट हमारे पेंसिल में यूज होने वाला वो काला पदार्थ है जिससे हम लिखते हैं। तो ये क्या होता है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यह भूरा काला पारदर्शी पदार्थ है, यह भूरा काला पारदर्शी पदार्थ है। यह हीरे से हल्का मुलायम चिकना तथा फिसलनशील होता है। ये हीरे से हल्का मुलायम होता है और इसका रंग आपने पेंसिलों के अंदर देखा होगा, ये काला नहीं होता है, हल्का भूरा होता है और हल्का सा काला होता है। और साथ ही पारभाषी पदार्थ है। पारभाषी पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनके आर पार थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। तो यह हीरे से हल्का होता है, हीरे से हल्का होता है, मुलायम होता है, बच्चे इसे अपने करके ऐसे खाते भी हैं। चिकना तथा फिसलनशील होता है, चिकना और इसको छूने में चिकना भी होता है और फिसलनशील होता है, तभी तो ये कापियों पे लिखता है। अगर भाई जब फिसलनशील ना होता तो कैसे कापियों पे लिखा जा सकता है, संभव ही नहीं था। बात आई समझ में। अब देख लेते हैं, यह विद्युत का अच्छा चालक है। यह विद्युत का अच्छा चालक है, यानी ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक माना जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि एक कार्बन परमाणु अपने 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। यानी अगर बात करें तो जैसे मान लेते हैं ये एक कार्बन परमाणु, इसका जो कार्बन यहाँ पे है वो 3 ही तरफ जुड़ा होता है, एक इसके तरफ नहीं जुड़ा होता है, जिसके कारण से यह विद्युत का बहुत अच्छा चालक बन जाता है। ये क्या हो जाता है, विद्युत का अच्छा चालक बन जाता है। पर विद्युत का अच्छा चालक तो है लेकिन उष्मा का कुचालक है, लेकिन उष्मा का कुचालक है। तो अगर एक जगह पे हम ये कहें कि भाई अगर ये करंट के लिए कंडक्टर है, तो भाई साहब एक तरफ ये इंसुलेटर जैसा कार्य कर रहा है, एक अचालक जैसा काम कर रहा है, कुचालक जैसा काम कर रहा है, सीधी सी बात है। तो परंतु उष्मा का कुचालक है। आया बात, हीट को एब्जर्व नहीं करता है, तो हीट पे कोई काम नहीं करता है, हीट ये अंदर सोखता नहीं है दोस्तों। आया बात इतना समझ में। अब चलिए देखते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम इसकी संरचना के बारे में। तो ग्रेफाइट कार्बन की परतीय चंद्र संरचना होती है, यानी एक के ऊपर इसकी एक लेयर बनी होती है, जैसा कि चित्रों में आपको दिख रहा है दोस्तों। तो ग्रेफाइट आप जहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक लेयर है, उसके बाद ग्रेफाइट की एक लेयर है, फिर उसके बाद ग्रेफाइट की एक लेयर है, उसके बाद फिर एक ग्रेफाइट की लेयर है। तो ये जो है इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। तो इसके अंदर परतीय संरचना होती है। क्या होती है दोस्तों, परतीय संरचना होती है। अब बात करते हैं, प्रत्येक कार्बन अपने निकटवर्ती 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। जैसा कि मैंने आपको भी बता दिया, ये कितना जुड़ा होता है दोस्तों, तो ये कुल मिलाकर एक कार्बन परमाणु जो होता है वो अपने निकटवर्ती 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। इतनी बात आपके समझ में आई, इतनी बात आपके समझ में आई। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या है कि ये देखिए, ये 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ा होता है। तो कैसे आबंध द्वारा जुड़ा होता है, तो सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ा होता है। इसको भी अपने माइंड में एकदम फ्रेश करके उतार लीजिए। अब बात करते हैं जिसके कारण खटकोणीय संरचना बनती है। तो देखिए दोस्तों, चित्र को आपने देखा जिसमें खटकोणीय संरचना आपको सीधे दिख रही है कि खटकोणीय संरचना किस प्रकार से इसमें बनी हुई है। जहां पे देख रहे हैं आप, तो ये जो इसका है ये खटकोणीय जैसा संरचना बना हुआ है, ये इसी के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं, चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन मैंने कहा कि मुक्त होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, विद्युत का एक अच्छा चालक बनता है, जिसके कारण यह विद्युत का अच्छा चालक बनता है। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग क्या है, इसके उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसके चूर्ण का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। इसके चूर्ण का उपयोग कल पुर्जों में, मशीन के कल पुर्जों में, जो मशीन चलती है उसके कल पुर्जों में ग्रीस टाइप का यूज किया जाता है, स्नेहक के रूप में इसका यूज किया जाता है मेरे भाई। पेंसिल के लेड में, पेंसिल के में कहाँ पे, लेड के रूप में। पेंसिल जो होती है, जो हमारी ये पेंसिल है, देखिए ये जो हमारी पेंसिल है, इस पेंसिल का जो ये नोक है, ये नोक जो है, इस नोक में इसका यूज किया जाता है भाई साहब, ग्रेफाइट का यूज। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्रेफाइट है। ये क्या है दोस्तों, ये ग्रेफाइट है। मैं सीधे बता दे रहा हूँ कि भाई साहब इसका पेंसिल के लेड में इस्तेमाल कर दिया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि और सेल के इलेक्ट्रोड में इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ, सेल के इलेक्ट्रोड। आपने कभी सेल को कूचा होगा, तो सेल को जब कूच के आप निकालेंगे तो वहाँ पे कूच के निकालने पर उसमें एक आपको सीधी सी एक कांटी मिलती है, जिसे हम लोग कभी कभी जो है पेंसिल के रूप में इस्तेमाल करने लगते थे दीवारों के ऊपर। ठीक, तो वो लेड होता है। ठीक, कैथोड और एनोड के रूप में, कैथोड और एनोड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो किसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो कैथोड और एनोड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतना जान लीजिए। चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं आगे क्या है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम आगे। तीसरा जो कि हमारा है बंकमिस्टर फुलेरीन, जो कि कार्बन का एक ग्रुप है दोस्तों। तो इसे कभी कभी ये भी हमारे एग्जाम में बेहद ही रोचक ढंग से आ जाता है
तो इसे भी पढ़ना ज़रूरी ही है दोस्तों। तो देखिए फ्लोरीन में हमने देखा कि रिचर्ड स्मॉले तथा रॉबर्ट कर्ल ने 1985 में निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की क्षणों में लेजर बीम द्वारा प्राप्त हुए वाष्प को संघनित करने पर प्राप्त काजल से कार्बन के नए अपरूप कार्बन 60 की खोज की, जिसका नाम आगे चलकर फ्लोरीन रखा गया। और ये फ्लोरीन, इसका नाम जो है एक अमेरिकी वास्तु स्थापत्य हैं जिनका नाम है बंकमिस्टर फ्लोरीन, इनके नाम पर ही रखा गया, क्योंकि ये इसका जो आकार है दोस्तों, आप इमेज में देखिए, इस समय एकदम वॉलीबॉल जैसा लगता है, यानी एक फुटबॉल जैसा लगता है, गोल गुम्बद की तरह इसका जो है आकार था, जो कि वास्तु स्थापत्य बंकमिस्टर फ्लोरीन जैसा था। इसलिए इसका नाम हमने नहीं, मतलब उस समय के लोगों ने बंकमिस्टर फ्लोरीन के नाम पर इसका नाम फ्लोरीन रख दिया गया, और बाद में ये फ्लोरीन के नाम से ही आगे चलकर फेमस हुआ। तो दोस्तों ये रहा हमारा अभी तक हमने पढ़ रखा, जो था वो यही है कि बस आप मन लगा के पढ़िए, बस हमारा यही प्रयास है। शॉर्ट रिवीजन वीडियोस हम बनाते रहते हैं आपके लिए, तो आप आगे पढ़ने का प्रयास करते रहिए। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपनी अगली स्लाइड, जो कि है दोस्तों कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। दोस्तों कार्बन क्यों इतना ज़्यादा बंध बनाता है, क्यों इतना ज़्यादा यौगिक बनाता है, ये होता है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में। तो दोस्तों हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है कि कार्बन इतने ज़्यादा मात्रा में अपना जो है यौगिक बनाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात समझने योग्य है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, कार्बन के जो यौगिक हैं दोस्तों वो 3 मिलियन से ज़्यादा हैं, यानी करीबन 30 लाख से ज़्यादा उसके कंपाउंड पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर बहुत से ज़्यादा बंध बनाने की क्वालिटीज़ होती हैं। तो हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके लिखा हुआ है। पहला हमने लिखा है श्रृंखलन, दूसरा लिखना है कार्बन की चतुर्संयोजकता, और तीसरा लिखा है भाई कार्बन की बहुल बंध बनाने की प्रकृति। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि अकेला ऐसा जिसके पास स्वयं के परमाणु के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है, यानी श्रृंखलन का मतलब ये है कि ये अकेला ऐसा तत्व है, ये अकेला एक ऐसा तत्व है, कार्बन एक अकेला ऐसा तत्व है जिसमें एक दूसरे के साथ बंध बनाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। यानी ये बनता जाता है और बनता चला जाता है, एक के साथ एक का जुड़ाव, एक के साथ एक का जुड़ाव होता चला जाता है। इसी तरीके से हीरा भी बन जाता है, ग्रेफाइट भी बन जाता है, बंकमिस्टर फ्लोरीन भी बन जाता है, और CNT कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी भी इसी तरीके से आई हुई है। ठीक, तो देखिए अकेला ऐसा तत्व जिसके पास स्वयं के परमाणु के साथ बहुल बंध बनाने की, यानी बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है, तो ऐसा होता है हमारा कार्बन। तो इस वजह से भी इसके ज़्यादा जो है यौगिक यानी कंपाउंड देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। अगला नंबर आता है हमारा, यह खुली और बंद श्रृंखलन बना सकता है, यानी खुली भी बनाता है, बंद भी बनाता है, यानी क्लोज भी बनाता है, ओपन भी, यानी खुली श्रृंखला भी बनाने के लिए जाना जाता है, बंद श्रृंखला को बनाने के लिए भी जाना जाता है। कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो इसके बंद भी होते हैं, कुछ खुली संरचनाएं होती हैं। इसकी जो संरचना होती है वो बंद भी हो सकती है और खुली भी हो सकती है, लेकिन बहुत से ऐसे तत्व हैं जो या तो खुली ही बना रहे हैं या तो बंद ही बना रहे हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जो दोनों बनाते हैं, और कार्बन भी उसी में से आता है जो बंद और खुली दोनों प्रकार की संरचनाओं का यौगिक बनाने के लिए जाना जाता है। दोस्तों बात समझ में आ रही है? बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना है, जिसे श्रृंखलन कहते हैं या जिसे श्रृंखला कहते हैं। तो इस व्यवस्था को श्रृंखला कहते हैं, यानी इसका इतना खुला या बंद जो श्रृंखलन बनाने का व्यवस्था है, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? श्रृंखला कहते हैं। बात आई समझ में? श्रृंखलन का मुख्य कारण बंध का प्रबल होना है। अब कौन से बल का? सहसंयोजक बल का। कार्बन के परमाणुओं के बीच कौन सा बल कार्य करता है? तो सहसंयोजक बल कार्य करता है, और ये इतना अत्यधिक होता है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं और कंपाउंड बनते चला जाता है, और बड़े बड़े कंपाउंड बन जाते हैं। जैसे बंकमिस्टर फ्लोरीन C60 बन जाता है, C32 बन जाता है, ऐसे बहुत से हैं जो मिलकर बनाते हुए चले जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगली हेडिंग है हमारी कार्बन की चतुर्संयोजकता। कार्बन मुख्य रूप से सहसंयोजक बंध बनाता है, कार्बन मुख्य रूप से सहसंयोजक बंध बनाता है। ये किसी भी प्रकार से आपका आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है यहाँ पर। तो कार्बन प्रमुख रूप से सहसंयोजक बंध बनाता है, यानी
इसका एम यही होता है कि हम सहसंयोजक बंध बनाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति का एम होता है ना कि हम यही काम करेंगे, उसी तरीके से इसका एम होता है कि हमें कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध के बारे में ही आज जो है चर्चा करनी है, यानी मैं यही बनाऊंगा, मैं यही करूंगा। ये कार्बन का पहला जो है उद्देश्य होता है। तो कार्बन प्रमुख रूप से सहसंयोजक बंध बनाता है और संयोजकता 4 होने से यह चतुर्संयोजक है। अब चतुर्संयोजक है, संयोजकता क्यों 4 है? क्योंकि देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो 2,4 है, लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से इसका जो है क्या है, ये संयोजक कहलाता है, यानी इसकी संयोजकता 4 है, इसलिए इसे चतुर्संयोजक कहते हैं। जिसकी 3 होती है उसे त्रिसंयोजक, और जिसकी 2 होती है उसे द्विसंयोजक, या जिसकी 1 होती है तो उसे एक संयोजक कह सकते हैं। बात आया समझ में बच्चों? तो अब देखिए अगला हेडिंग आता है बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति। तो इसके अंदर बहुल बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। छोटे आकार का होने के कारण इसमें बहुल बंध बनाने का गुण है, यानी कार्बन का परमाणु बहुत छोटा छोटा होता है, जिसके कारण इसके अंदर बहुत ही, अब कार्बन 6 नंबर पे आता है, आपको सोचिए कि कार्बन 6 नंबर पे आता है, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुल बंध बनाने के गुण भी विद्यमान हैं। बात आया समझ में? यह अपने अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन साझा से बंध बना सकता है। तो ये खुद के साथ तो बना ही सकता है, और ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और सल्फर के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को साझा करके ये अपना बंध बना सकता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये सब इसके अंदर क्वालिटियां हैं, कार्बन के अंदर ये सब क्वालिटियां, जिसकी वजह से आप कक्षा 10 के अंदर ये पार्ट 4 वो भी कार्बन के ऊपर पढ़ रहे हैं, ना कि किसी ऑक्सीजन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर। आप इसी वजह, यही सब कारण है जिसकी वजह से आप यहाँ पे इसके बारे में पढ़ रहे हैं। बात आपको समझ में आ रही है? एक एक बात समझ में आनी चाहिए, ठीक दोस्तों। अब देखिए जिसके कारण यह बहुत यौगिक बनाता है। अब देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ भी बना सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन के साझा के साथ भी बना सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन साझा के साथ बना सकता है, 4 के साथ बना सकता है, जिसके कारण ये बहुत से यौगिक बनाने के लिए आसानी से तत्पर रहता है। बात आ रही है समझ में? एक एक बात को दिमाग में धंसाने वाली बातें करेंगे हम। अब देखते हैं दोस्तों, यहां पर अगली हेडिंग आती है हमारी कार्बनिक यौगिक का जैव शक्ति सिद्धांत और इसका अंत। तो क्या है कार्बनिक यौगिक का जैव शक्ति सिद्धांत? तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, बर्जीलियस। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक एक थे जिनका नाम था बर्जीलियस भैया बहुत समझदार व्यक्ति थे, और इन्हें बहुत ही जाना माना, इन्हें केमिस्ट्री का दादा के नाम से भी जाना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो केमिस्ट्री के दादाजी के नाम से भी इन्हें शायद जाना जाता है। तो बर्जीलियस का क्या भाई था? तो बर्जीलियस भैया ने एक सिद्धांत दिया था कार्बनिक यौगिकों को लेकर। अभी कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए भी ये समझिए कि कार्बनिक यौगिकों के बारे में उन्होंने कहा कि कार्बनिक यौगिक तभी बन सकता है जब जैव शक्ति होगी, यानी बिना किसी जीवित व्यक्ति, बिना किसी जीवित पादप के, यानी बिना किसी जीव को यूज किए आप कार्बनिक यौगिक नहीं बना सकते हैं। यही जैव शक्ति सिद्धांत था। बात आया? इन्होंने कहा था कि जैव शक्ति सिद्धांत वो है कि जब आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का निर्माण करने चलेंगे तो आपको जैव शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, यानी आपको जीवों की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जैव कार्बनिक यौगिक नहीं बना सकते हैं। तो इसका अंत हुआ था भाई साहब, इस सिद्धांत का अंत किया था, किसने किया था? जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक होलर ने सन 1828 ईस्वी में प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक जो कि हमारा था यूरिया। पहला कार्बनिक यौगिक क्या था दोस्तों? हमारा यूरिया था। कार्बनिक यौगिक सबसे पहले किसने बनाया था? याद रखिएगा, फ्रेडरिक होलर साहब ने प्रयोगशाला में अपनी विधि से पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया को बनाया था। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहली बार प्रयोगशाला में बना कार्बनिक यौगिक कौन सा है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है जो कि लैब में बना था? तो मैं बता देता हूं, सन 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक होलर साहब ने यूरिया बनाया था। बात आया समझ में? एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार पूछ सकता है आपसे, तो इस बात को नोट करके रखिएगा। इन बातों को भूलने योग्य बातें नहीं है। और अब चलिए हम चलते हैं आगे और देखते हैं क्या व्यवस्था है। देखिए कैसे बनाया था, ये बात तो भाई जरूरी है कि बनाया तो था भाई, हम मान लेते हैं कैसे बनाया था। तो उन्होंने क्या किया था, देखिए उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने अमोनियम सल्फेट ले लिया था। अमोनियम सल्फेट ले लिया और यहाँ पे पोटेशियम साइनाइड ले लिया। तो अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड जब लिया इन्होंने, तो क्या हुआ इनके साथ कि यहाँ पर
द्विविस्थापन जैसी अभिक्रिया हमें देखने को मिलने लगी। यहाँ पे इसका आयन इसके पास चला गया और इसका आयन इसके पास चला आया, तो यहाँ से इनको अमोनियम साइनाइड मिल गया और यहाँ से जो है पोटेशियम सल्फेट हो गया। अब इस अमोनियम साइनाइड को, अच्छा ये मिला कैसे था ये भी जरूरी है, तो याद रखिएगा जब इन्होंने अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म कर दिया तो इन्हें अमोनियम साइनाइड मिल गया। अब अमोनियम साइनाइड मिल जाने की वजह से इन्होंने क्या किया, वापिस इसे पुनर्व्यवस्थित कर दिया, गर्म कर दिया और इन्हें NH2CO जो कि यूरिया होती है वो मिल गई थी। बिना किसी जीव की मदद से इन्होंने किया था, इसलिए यहां पर जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हुआ। जस्ट इसके बाद 1845 में हमारे कोल्बे भैया आया। कोल्बे भैया बोला, अरे तुम लोग काहे परेशान हो, हम CH3COOH लेके आए हैं, एस्टिक अम्ल या सिरका, जिसे हम सिरका भी कहते हैं, तो CH3COOH इन्होंने ला दिया और हमारा भैया एक और बता दिया कि बिना जीवों के भी कार्बनिक यौगिक बन सकता है। और फिर बर्थेलो आ गए, उन्होंने कहा लो तुम लोग ठेलो तो हम बर्थेलो आ गए भाई। हम सब 1856 ईस्वी में मेथेन को लाकर रख दिया। मेथेन जिसे मार्श गैस भी कहा जाता है और CH4 है इसका, और इससे पहले मैंने इसके अणु को भी आपको बनाना सिखा दिया है। तो दोस्तों ये रही व्यवस्था। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होते हैं हमारे कार्बनिक रसायन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कार्बनिक रसायन। तो देखिए दोस्तों, आज से कई साल पहले लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनका मानना था कि जिस यौगिक के अंदर कार्बन होगा वो कार्बनिक यौगिक है। हाँ भाई, उनका मानना था कि आज से पहले जितने भी कंपाउंड थे, अगर उनके अंदर वो देख लेते थे कार्बन, तो कहते अरे ये तो कार्बनिक यौगिक है, ये तो कार्बनिक यौगिक है, ऐसे बतियाते थे भाई साहब। लेकिन समय बीता और लोगों ने जाना कि जिस यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ में होंगे, केवल वही कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, वो केवल वही कार्बनिक रसायन है। तो हमने लिख रखा है दोस्तों कि जिन यौगिकों में हाइड्रोजन व कार्बन दोनों साथ होंगे वही कार्बनिक यौगिक है, वही कार्बनिक रसायन है, अन्यथा कोई नहीं है। अगर हम कहेंगे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अगर H2O है तो यहाँ पे केवल H है तो भैया ये कार्बनिक होगा, CO2 भैया कार्बनिक होगा। जब तक C और H जैसे CH4 होता है, E है कार्बनिक यौगिक, ये अकार्बनिक है, ये भी अकार्बनिक है, क्योंकि कार्बन का होना जरूरी नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों सतहवा में होना चाहिए भाई साहब, तब हम मानेंगे कि वो कार्बनिक यौगिक है। बात आया समझ में कि नहीं? अगर कहीं पर मेरे भाई CH3COOH है तब हम इसको मानेंगे कि ये कार्बनिक यौगिक है, नहीं तो नहीं मानेंगे, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन इसमें साथ हैं। ओ को देख रहे हैं, अरे ओ हो या ना हो, लेकिन CH साथ में होना जरूरी है, और तब ये कार्बनिक यौगिक कहलाएगा दोस्तों, जब ये CH दोनों साथ में होगा। अगर ये साथ में नहीं है तो कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताओ निम्न में से कौन से कार्बनिक यौगिक है? तो याद रखिएगा, जहां जिस कंपाउंड में आपको CH दिखेगा एक साथ, वही आपका कार्बनिक यौगिक है, अन्यथा कोई नहीं है। अगर कहीं पर अकेला केवल CO2 दिख रहा है, कहीं पर CaO दिख रहा है, इन पर मत लगाना मेरे भाई, इन पर मत लगाना। कार्बनिक यौगिक केवल वहीं पर होगा जहां पर ये दोनों साथ में होंगे, नहीं तो नहीं। तो याद रखिएगा, जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ में होंगे, ऐसे यौगिक को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। बात आया समझ में कि नहीं आया? ना बोलो हाँ, बिल्कुल सही। अब देखते हैं, और जिनमें हाइड्रोजन व कार्बन के अलावा भैया इनके साथ हाइड्रोजन और कार्बन के साथ अगर आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस दिख जाए तो याद रखिएगा वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों? हाइड्रोकार्बन कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। अगर यानी ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। यानी ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि CH3 के साथ O आया है तो हाइड्रोकार्बन। अरे सर अभी आपने कार्बनिक यौगिक भी है और हाइड्रोकार्बन भी है, आया बात समझ में? हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के
होते हैं, एक होता है एलिफैटिक, एक होता है एरोमेटिक। एक एलिफैटिक होता है जिसको अभी हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होता है, तो जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला हो, जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला हो, बंद श्रृंखला ना हो, खुली हुई चेन दिखने को मिलेगी हमें, तो सीधी बात वो एलिफैटिक यौगिक होगी। बात आया समझ में, आ ही चुका होगा, आना भी चाहिए, तभी तो हम कहेंगे जय हिंद जय भारत। बात आया समझ में कि नहीं? ठीक, तो देखिए अब इसके अंदर आता है दो, इसके अंदर आता है दो, यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बात आया समझ में? अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध हो, यानी जब इनकी संरचना बनाई जाएगी, जब इनकी संरचना बनाई जाएगी तो एक एक होगा। चलिए हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये, जैसे हमने मान लिया ये, तो कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल बंध होना चाहिए, एकल बंध होना चाहिए, दो बंध नहीं होना चाहिए, केवल एकल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में बात कर रहा है, इधर नहीं बात कर रहा है, केवल कार्बन कार्बन के बीच में जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा वहां पर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। बात आया समझ में? अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। एक होता है एल्केन जो कि अचक्रीय होता है, इसमें कोई चक्र या रिंग नहीं बनी होती, और इसका सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक, और दूसरा नंबर होता है साइक्लोएल्केन जो कि चक्रीय होता है। अब ये कैसे होते हैं, अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हम समझाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हमारा काम ही है आपको, अगर आपने SBSC मैथ्स साइंस पॉइंट का ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपके लिए बहुत बहुत सा प्यार हमारा, क्योंकि आपकी ही वजह से हम अपने इस चैनल को एक दिन उस शिखर तक लेके जाएंगे जहाँ से कई लोगों का कल्याण होगा। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं। जैसे हमने कह दिया, हमने कार्बन को ले लिया, C5 ले लिया। अब C5 हम कार्बन के N क्या है दोस्तों, वो कार्बन की मात्रा है, कार्बन की मात्रा है। अगर हमने C5 ले लिया तो H लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और यही 5 यहाँ पे लगा देंगे और +2 कर देंगे, तो C5 हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 12 हो गया, H 12, और इसे हम कहेंगे दोस्तों पेंटेन। क्या कहेंगे? पेंटेन। और अगर इसका हम लोग दोस्तों चित्र बनाएंगे, किसमें बनाएंगे? एल्केन के रूप में। अगर इसका एल्केन के रूप में चित्र बना देते हैं तो 5 ठो हमको कार्बन लिखना पड़ेगा। हमने 5 कार्बन लिख दिया। अब हमें हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। भाई साहब, हाइड्रोजन हम लिखना शुरू कर दे रहे हैं। हमने हाइड्रोजन लिखना शुरू कर दिया, तो ये रहा। देखिए दोस्तों, ये हमने बना दिया आपका अचक्रीय, ये हमने बना दिया अचक्रीय। लेकिन साइक्लोएल्केन क्या होता है, तो अगर हम यहाँ पे भी हमने पेंटेन लिखा है, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि साइक्लोपेंटेन कैसे बनाया जाता है। साइक्लोपेंटेन कैसे बनाया जाता है दोस्तों, देखिए आप एक कार्बन यहाँ लिख लीजिए, 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 एक कार्बन यहाँ। अब आपको करना क्या है, आप इससे रिंग करिए, फिर आप इससे करिए, इससे करिए, फिर आप यहाँ करिए और यहाँ करिए। अभी देखिए ये 4, कम से कम 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर देखिए इसका दो बॉन्ड जो है, यहाँ पे 2 बॉन्ड इसका बिजी है, इसलिए ये 2 बंध बना सकता है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे बनाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बनाएगा। इसी तरीके से ये भी बना सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर यहाँ पर भी बन सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर इसी तरीके से और भी बना सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और एक यहाँ पे बना सकता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। तो इस तरीके से कार्बन जो है देखिए कितने बना ले रहा है, इस तरीके से देखिए इसका 4 यहाँ पे पूरा है, इसका 4 यहाँ पे पूरा है, और इसका 4 यहाँ पर पूरा है। बात समझ में आ रहा है? तो इस वजह से हम इसको देखिए, अगर ये रिंग बना हुआ है, अगर ये रिंग बना के बनाता है जब, तो इसको हम साइक्लोपेंटेन कहते हैं। और इसमें इसका सूत्र देखिए 2 कम हो जाता है, यानी C5H10 हो जाता है। याद रखिएगा, इस तरीके से हो जाएगा, और जो कि एकदम देखने में आपको एल्कीन के समूह जैसा लगेगा, लेकिन ये है नहीं दोस्तों, ये है साइक्लोपेंटेन। तो ये रहा आपका पेंटेन, ये है आपका साइक्लोपेंटेन। ये फर्क रहता है, मैंने आपको दिखा दिया। ठीक दोस्तों, अब आगे चलते हैं।
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, तो जहां पर द्विबंध या त्रिबंध होता है, जहां पे डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड होता है, वहां पर हमारा एल्कीन समूह होता है जिसे हम द्विबंध कहते हैं। और जहां पे तीन बंध होता है वहां पे एल्काइन होता है। और हमने सूत्र भी लिख रखा है CnH2n। इसी की जगह पे हमने पेंटेन बनाया था, तो हम अभी यहाँ पर पेंटीन बना रहे हैं। हम पेंटीन बना रहे हैं जो कि इसका उदाहरण है दोस्तों। तो हम बना सकते हैं, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रखते हैं, बाकी किसी में नहीं रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे बन गया हाइड्रोजन, यहाँ पे बन गया हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड बंद हो गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से हमने बना दिया, यहाँ पे इस तरीके से हमने बना दिया। देखिए तो ये इसके सूत्र के हिसाब से देखते हैं। सूत्र में क्या बोलता है कि C5H2n यानी 10, और गिन लेते हैं क्या, कार्बन 5 है, कार्बन गिनेंगे 5 है, और हाइड्रोजन 10 है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हमने पेंटीन बना दिया। क्या बना दिया? पेंटीन बना लिया। अब देख लेते हैं एल्काइन क्या होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध का कार्य होता है। कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंध का कार्य होता है? 3 बंध का कार्य होता है। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर रहे हैं और अब आपको दिखाना चाहते हैं। अब इसके बाद हम बना देते हैं पेंटाइन। तो पेंटाइन बना देंगे। देखिए दोस्तों, तो पेंटाइन बनाने के लिए हमें तुरंत 5 बनाना पड़ेगा। हमने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन बनाया, यहाँ पे एक भी नहीं बनेगा क्योंकि तीनों बिजी हैं। तो यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से H, और ये H, और ये H, और ये H। अब देखिए इसका जो सूत्र था, इसका जो सूत्र है CnH2n-2 है। तो यहाँ पे अगर हमने C5 लिया, H 2 गुणते 5 - 2 ले लेते हैं तो C5, और ये आपका H8 आ गया। तो देखिए कार्बन 5 और H 8 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 C है, और H देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हमने पेंटाइन बना दिया। हमने यहाँ पे क्या बना दिया दोस्तों? ये हमारा पेंटाइन है, ये हमारा पेंटाइन है। तो ये दोस्तों रहा हमारे पास क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम एरोमेटिक के बारे में। तो दोस्तों एरोमेटिक क्या होता है हाइड्रोकार्बन, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है दोस्तों कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु आपस में पाई व सिग्मा बॉन्ड द्वारा बंधा होता है। तो वो होते हैं दोस्तों जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में पाई व सिग्मा बॉन्ड बने होते हैं, उन्हें हम एरोमेटिक यौगिक कहते हैं दोस्तों। अब इसके बाद इसी के अंदर हमारा एक और हेडिंग आ जाता है, समाअवयवता। तो ये क्या होता है? वह परिघटना जिसमें यौगिकों के आणविक सूत्र तो समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में भिन्नता दिखाते हैं। यानी दोस्तों होता क्या है कि अणुसूत्र तो आपको समान लगेगा, अणुसूत्र सेम है, लगेगा दोनों एक जैसे हैं, लेकिन रासायनिक गुण अलग अलग होंगे बेटा। रासायनिक गुण अलग अलग होंगे, भौतिक गुण, भौतिक देखने में भी एक जैसे हो सकते हैं और इनके जो अणुसूत्र हैं वो एक जैसे होंगे, लेकिन इनके जो भौतिक गुण हैं वो अलग अलग होंगे। कैसे होंगे मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, C4H10, किसका सूत्र है दोस्तों? ब्यूटेन का। किसका है? ब्यूटेन का। ब्यूटेन का सूत्र है दोस्तों। इसकी एक सीधी श्रृंखला मैंने यहाँ पे बना दी है, एकदम सीधी सी, एकदम सीधा सा बच्चा बन के बैठा हुआ है यहाँ पे ब्यूटेन। एकदम सीधी श्रृंखला मैंने बनाई है, डैश संरचना, एकदम सीधी श्रृंखला बना दिया है। और यहाँ पर देखिए इसकी शाखीय श्रृंखला बनी हुई है, सेम, ये भी C4H10 है और ये भी C4H10 है, लेकिन रासायनिक गुण अलग अलग हैं बेटा। एक जैसे हैं लेकिन रासायनिक गुण अलग अलग हैं, देखने में एक जैसे लेकिन भाई साहब रासायनिक गुणधर्म अलग है। आणविक सूत्र एक जैसा है, ये भी यही लेकर बैठा है, लेकिन रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। अब क्रियात्मक समूह की बात कर लेते हैं। अंग्रेजी में इसे फंक्शनल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? जो किसी कार्बन श्रृंखला में जुड़कर उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं उसे फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह कहते हैं। यानी ये जिसके पीछे लग जाते हैं, ये R जैसे मान लेते हैं CH3 के पीछे OH लग गए तो इसका रासायनिक गुण यही निर्धारण करेंगे मेरे भाई साहब, यही निर्धारण करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से R यहाँ पर मेन है और ये आपका फंक्शनल ग्रुप का वो व्यक्ति जो इसके रासायनिक गुण का निर्धारण कर देता है। बात आया समझ में कि नहीं?
अब बात कर लेते हैं हम सजातीय श्रेणी के बारे में। सजातीय श्रेणी का नाम ही सुन के आता है कि कोई जातिगत बातें कर रहा है, अपनी जाति के बारे में बताएगा। तो जब कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा इन्हें अणुभार 14 के अंतर पे घटते या बढ़ते क्रम में रखें तो एक श्रेणी का निर्माण होता है, इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी एक सीरीज होगा, एक सीरियल होगा, उसके अंतर्गत रखेंगे। जैसे हम बता देते हैं, आपको थोड़ा दिमाग लगाइएगा कि जैसे मान लेते हैं कहीं पर CH4 है, ठीक, उसके बाद C2H6 हो गया, फिर उसके बाद आपका C3H8 हो गया। तो आप देख रहे हैं अंतर है, एक के बाद 2 3, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ इसके बीच में 2 का अंतर, फिर इनके बीच में 2 का अंतर। तो ये सीरीज है ना, तभी तो देखिए, तभी तो हम लोग कहते हैं ना कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आपका इसी तरीके से पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, और उसके बाद हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इस तरीके से पढ़ते हुए चलते हैं। तो इसका एक सीरीज होता है, आणविक सूत्र का एक सीरीज होता है, एक जाति की सजातीय श्रेणी में रखे होते हैं, तो इन्हें समजात कहते हैं या सजात कहते हैं। और इस तरीके को सजातीय श्रेणी कहते हैं, इन पूरी श्रेणियों को सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब बात आपके समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों इसके बाद हम IUPAC नाम पढ़ेंगे। IUPAC के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप वहां से जाकर उसको देख लीजिएगा, आपको उतना में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, इसके बाद हम चलिए दोस्त देखते हैं आगे कि हमारी ये हेडिंग जो कि है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम दहन के बारे में देखते हैं कि कार्बन के कौन कौन से रासायनिक गुणधर्म आते हैं। उनमें हम सबसे पहले देखते हैं दहन, यानी जब कार्बन को जलाया जाता है, जब कार्बन को जलाया जाता है तो क्या होता है, आप बताइए। किसी भी कार्बनिक चीज को, अगर आप लकड़ी को ही जलाते हैं तो क्या होता है भाई साहब। सबसे पहली चीज तो धुआं निकलता है, धुआं निकलता है, प्रकाश निकलता है और गर्मी मिलती है ना, यही 3 चीजें होती है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज लिखना है आपको कि भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा एवं प्रकाश मुक्त होता है। सीधी सी बात की कार्बनिक यौगिकों के दहन से भाई साहब CO2 और ऊर्जा एवं प्रकाश मुक्त होता है। एकदम सीधा सा सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक, कोई बहुत बड़ा बात नहीं, आपने प्रायः देखा ही होगा। एकदम आराम से लिखिए इसको। अब देखते हैं कोयले को, सी यानी कोयले को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, प्रकाश एवं ऊष्मा मिलती है। इसी तरीके से मेथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमें CO2, जल और ऊष्मा मिलती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो इससे पहले पार्ट 2 में भी आपने देखा होगा, पार्ट 2 के अंदर भी देखा होगा कि ऑक्सीजन के ग्रहण और हाइड्रोजन के त्याग की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा कि जब कहीं पर ऑक्सीजन बढ़े और हाइड्रोजन घटे तो वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है मेरे दोस्तों। इस बात को अपने दिमाग में एकदम घुसा के रख लीजिए कि जहां पर ऑक्सीकरण होता है वहां पे ऑक्सीजन बढ़ता है और हाइड्रोजन कम होता है। बात आया समझ में, बात आया समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे एथेनॉल लिखा है हमने CH3 CH2 या आप ये कह सकते हैं C2H5OH एथेनॉल। एथेनॉल को हमने क्या किया, क्षारीय युक्त KMnO4 या अम्लीकृत K2CrO7 के साथ जब हम इसे गर्म करते हैं तो हमें एथेनोइक अम्ल मिलता है या एसिटिक अम्ल मिलता है। दोस्तों हमने सीधा सा यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया को देख लिया कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि O की मात्रा बढ़ती हुई दिख रही है, तो हमने कह दिया कि हाँ भाई साहब ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं संकलन अभिक्रिया की, जिसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। यह क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक का पदार्थ में किसी छोटे अणु का त्याग के बिना ही पूर्णतः योग हो जाता है, बिना त्याग करे ही पूर्णतः योग हो जाता है, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यहां पर आप इसके एग्जाम्पल को देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है C के पीछे 2 R लगाए हैं हमने, और अगर जैसे ही Na या Pd के साथ यहाँ पे हम इसका रिएक्टेंट करा देते हैं तो ये R साइड में हो जाता है और ये HH इस तरीके से हो जाता है। ठीक दोस्तों, तो ये हमारी संकलन अभिक्रिया इस प्रकार से है और इसका व्यवस्था इस प्रकार से है। शॉर्ट रिवीजन वीडियो इसलिए ज़्यादा ओपन माइंड करके नहीं बताया जा रहा है,
ठीक, आपको कम समय में ज्यादा तैयारी करनी है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी है भाई सब। ठीक, आया बात समझ में। तो अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात कर लेते हैं। तो जहां एक व्यक्ति प्रतिस्थापित हो जाता है ऐसी अभिक्रियाओं में, सीधी बात है, तो जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाना ही क्या कहलाता है दोस्तों? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। देख लीजिए, ये CH4 था, ये CH4 था, ये मेथेन है, ये क्लोरीन है, ये मेथेन है, ये क्लोरीन है। हम दोनों ने इन दोनों का जब रिएक्शन कराया तो हमें मिल गया क्या? मेथिल क्लोराइड, जिसे हम क्लोरोमेथेन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हुआ, HCl के साथ निकल गया हाइड्रोक्लोराइड निकल गया और यहाँ पे क्लोरोमेथेन बचा। ये प्रतिस्थापन कर देता है, इसी को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके अंदर वो दूसरा, वो पहले पार्ट वाला अलग है, ठीक है, वही चीज यहाँ पे अलग अलग है। बात आया समझ में? चलिए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। दोस्तों देख लेते हैं अब हम कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में, जिसमें नंबर आता है सबसे पहले एथेनॉल, यानी शराब के मुख्य अवयव का। तो देखिए दोस्तों, इसको देखते ही तो मन में तो पहले ही बोतलें घूमने लगती हैं भाई साहब। तो सबसे पहले देखिए एथेनॉल C2H5OH के बारे में बात करेंगे हम, जो कि है सामान्य तौर पर इसे एथिल अल्कोहल या अल्कोहल कहते हैं। और दोस्तों ये शराब के अंदर मस्त एकदम, बिना इसके शराब का तो कोई काम ही नहीं है। तो बात सीधी, इसकी हमने सीधी श्रृंखलित शाखा भी बना कर रखी है। इसका अणुभार, इसके अणुभार की बात कर लें दोस्तों तो इसका अणुभार 46 होता है। कितना होता है? इसका अणुभार 46 होता है, ये बात याद रखिएगा। तो इसे कहाँ से बनाया जाता है? इसे कहाँ से बनाया जाता है बात कर लेते हैं। तो इसे बनाया जाता है स्टार्च युक्त अनाजों से बनाया जाता है, और ये शराब का एक मुख्य अवयव माना जाता है, शराब का एक मुख्य अवयव है दोस्तों। और देखिए और बात कर लेते हैं अगर इसके बारे में, तो देखिए दोस्तों निर्माण किण्वन विधि से किया जाता है, और जिससे इसको बनाया जाता है वो शर्करा गन्ने के रस से बनाई जाती है, और शर्करा से सीरा बनाया जाता है, और सीरा में ईस्ट मिलाकर हमें एथेनॉल यानी अल्कोहल मिल जाता है। बात इतना सा समझ में आया, आना भी चाहिए दोस्तों। तो देखिए अब बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है, क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस, घनत्व 0.789 है, गंध युक्त है, स्वाद में तीखा होता है, स्टिमुलेटिंग उद्दीपक है, एक उदासीन पदार्थ है। और अगर बात कर लेते हैं इसके रासायनिक गुणों के बारे में, तो ये क्षार धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। हमने यहाँ पे लिख दिया है एथेनॉल, और हमने एक क्षारीय धातु ले लिया जो कि है दोस्तों क्या, जो कि है हमारा सोडियम, और इसके साथ इसने सोडियम एथॉक्साइड बना के हाइड्रोजन को बाहर रिलीज कर दिया। और बात कर लेते हैं अगर इसका हम H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा दें, तो ये देखिए एथेनॉल की अभिक्रिया अगर हम H2, यहाँ पे हमने 2 H इसलिए लिख दिया है कि H2SO4 है, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हम इसके साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना देता है और पानी बना देता है। तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया जैसा कुछ काम करने का प्रयास करता है। बात आया समझ में? इतना बात आपके समझ में आया कि नहीं आया? मैंने तुरंत इसको इसलिए पढ़ाया क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक्स नहीं हैं, इसलिए आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। एकदम सही। चलिए आगे चलिए दोस्तों, देख लेते हैं अब हम अपने दूसरे महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में, जिसका नाम है एस्टी या एथेनोइक अम्ल। या तो इसे एस्टिक अम्ल बोल दीजिए या तो एथेनोइक अम्ल बोल दीजिए, आपकी इच्छा है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं हम अपने इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इसका का स्ट्रक्चर बना के रखा है। अणुभार इसका 60 होता है। ये देखिए कुछ बातें कर लेते हैं इसके बारे में कि ये स्वाद में खट्टा होता है, सिरके का अम्ल भी इसे कहते हैं। और 1845 में कोल्बे भैया ने इसे हमारे लिए खोजा था। हम भी खुश हुए, कोल्बे भैया दे दिए। और इसके साथ ये पसीने में अल्प मात्रा में मिलता है, ज्यादा मात्रा में नहीं, अल्प मात्रा में ये देखने को मिल जाता है। भौतिक गुण की बात कर लें तो रंगहीन होता है, तीक्ष्ण गंध वाला होता है, अम्ल होता है और संक्षारक प्रकृति का होता है। जल से थोड़ा भारी होता है, और 18 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक और 16.5 डिग्री सेल्सियस इसका हिमांक होता है। दोस्तों रासायनिक गुण की बात करें तो अम्लीय गुण होता है इसके पास, जैसे कि अम्ल करते हैं जल में वियोजित होकर या आयनित होकर वो H+ आयन देते हैं, जिसे आर्हेनियस ने बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी पदार्थ अगर जल में वियोजित होकर H+ आयन देता है तो इसका मतलब क्या है, वो अम्ल है। तो इसके पास अम्लीय गुण भी है कि जल में H+ आयन देता है। एस्टरीकरण क्या है कि जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होगा और उसकी उपस्थिति में एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की हम अभिक्रिया कराएंगे
तब हमें एथिल एसीटेट मिलता है, यानी इसी को हम एस्टर कहते हैं, और हमें साथ साथ में जल मिलता है। तो ये एस्टरीकरण की अभिक्रिया भी इसके पास होती है। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे तो क्या करता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका अभिक्रिया यानी इस एथेनोइक यानी एस्टिक अम्ल का अभिक्रिया अगर हम Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ करा दें, यानी सोडियम कार्बोनेट यानी एक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम अभिक्रिया कराएंगे, या यहाँ पे हम H भी लगाएंगे तो उससे कोई रिले नहीं निकलेगा। कुल मिला के चाहे कार्बोनेट लिखो चाहे बाइकार्बोनेट लिखो, ठीक। तो कार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर से हमें यहाँ पे CH3COONA मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, एक लवण मिल रहा है ना, और यहाँ पे जल मिल जाएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि उपयोग क्या क्या है। तो सफेदा बनाने में, एसीटोन बनाने में, एसीटेट लवण बनाने आदि में इसका उपयोग किया जाता है। रबड़ के अस्कंदन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कागज रंग को आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, और साथ ही ये सिरका के अंदर अचार बनाने के भी इस्तेमाल में लाया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले साबुन या अपमार्जक के बारे में। दोस्तों चलते हैं अपने लास्ट हेडिंग की तरफ, जो कि है साबुन और अपमार्जक। दोस्तों साबुन और अपमार्जक के बारे में हमने एक और डिटेल में वीडियो डाल रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से उसे देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। हम यहाँ पे आपको शॉर्ट में एकदम समझा दे रहे हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो बेहतर है, वरना वहां से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो देखिए, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को, सोडियम तथा पोटेशियम के लवण को ही साबुन कहते हैं। अगर उच्च अणुभार वाला होगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम जो लवण होते हैं उन्हें ही साबुन कहा जाता है, और कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट के लवण को अपमार्जक कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, बस इतनी बात क्लियर होनी चाहिए, जितना लिख कर आना है उतना ही लिखा है। वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों को जलीय NOH के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है, जिसे हम साबुनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों को जलीय NOH के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है, जिसे हम साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इतना है। वसा ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, दोनों को साथ जब हम गर्म करेंगे तो साबुन मिल जाएगा और ग्लिसरॉल मिल जाएगा। हमने यहाँ पे लिख रखा है इसका उदाहरण CHCOC17H35 प्लस 3NaOH का रिएक्टेंट हम कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे CHOH प्लस 3C17H35CO AA जो कि लवण है दोस्तों, ये सोडियम सिटिएरेट साबुन है जो कि यहाँ पे बना हुआ है अभिक्रिया के अंदर। अब देखते हैं साबुन की स्वच्छीकरण की क्रिया क्या होती है। चलिए दोस्तों समझते हैं हम सोप और डिटर्जेंट को आज डिजिटल तरीके से। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि साबुन का जो एक अणु होता है उसका अगला सिरा और एक पिछला सिरा होता है। जो अगला सिरा होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो पिछला सिरा होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक होने के कारण वह पानी के साथ पानी को जोड़ता है, और हाइड्रोफोबिक, जैसा कि आप जानते हैं कि फोबिया यानी डर, तो इस तरीके से हाइड्रोफोबिक जो होता है वो मैल को बांधता है, और वो दोनों एक साथ में जब घुले रहते हैं तो वो हाइड्रोफोबिक मैल को पकड़े रहता है, और जब हम उसे झाड़ देते हैं पानी को तो वह कपड़ों के साथ बाहर आ जाता है, और इस तरीके से हमारा आसानी से कपड़ा साफ हो जाता है दोस्तों। हाइड्रोफोबिक हिंसा जो कि पिछला सिरा होता है वह जल विरागी होता है। हाइड्रोफिलिक हिंसा जो कि सिर्फ अगला सिरा होता है यह जल रागी होता है। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है कि हम स्टेरिन वसा के साथ जब NaOH को मिलाते हैं तब हमारा सोडियम सिटिएरेट साबुन बनता है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर वापस। यहाँ पे खत्म हुई, हमने यहाँ से अपना वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो कंप्लीट किया कार्बन और उसके यौगिक का। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसके बाद आपको IUPAC के लिए हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वीडियो उसे जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।